टेंशन मत। सो मैंने बोला फीचर्स ऑफ द कंपनी से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे बेटा? फीचर्स ऑफ द कंपनी। और पहला फीचर आपने लिखा क्या? एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड भी जोड़ लेना। एक काम करना, रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये वर्ड लिखना। और अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन लिख लिया तो काटो मत, आगे थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल दो ना। एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैविंग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अब इतने तो पढ़े लिखे हो तुम लोग, लाइन बनाने में तेज हो। पूरा थ्योरी पेपर बिना पढ़े लिख के आ जाते हो ग्रेजुएशन में, नहीं है ना? चलिए, क्या लिखा आपने? पहला फीचर, इट इज अ रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फिर से एक बार समझ लेते हैं, जितने कहीं भटके हुए थे वापस आ जाओ। रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या बोला मैंने? कि पहली बात तो मैंने बोला कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन उठाओ। दूर मत जाओ, कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन उठाओ। क्या कहता है ये? कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपल्सरी है। मैंने नहीं बोला भाई बिल्कुल भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। किसने बोला? कंपनीज एक्ट ने बोला। फिर खुद ही बताया रजिस्ट्रेशन कहां कराना है। कहता करंट कंपनीज एक्ट यानी कंपनीज एक्ट 2013 में कराओ, या किसी प्रीवियस कंपनीज एक्ट में करा के रखे हो तो भी चलेगा, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। तो मैंने बोला कंपनी किसको बोलते हैं ये तो बताओ। तो भाई ने बोला कि जब हम एक साथ ग्रुप में रहते हैं उसको बोलते हैं कंपनी। तो मैंने उसी से एक फीचर निकाल लिया कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन होना चाहिए, और वो एसोसिएशन क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो मैंने हेडिंग क्या दे दी? रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्लियर है पहला पॉइंट? अच्छा एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट की, कंपनी की डेफिनेशन जब आप लोगों ने बताना शुरू किया तो आपने कई बातें बताई। जैसे समवन हैज टोल्ड मी कि आर्टिफिशियल पर्सन है, बच्चे ने बोला सेपरेट लीगल एंटिटी है। ऑल दीज आर फीचर्स, क्या ये कंपनीज एक्ट में दिए गए हैं? सवाल सीधा है। चलो एग्जांपल के तौर पर समझो, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया, एंड द क्वेश्चन इज लाइक कि द फीचर्स प्रेस्क्राइब्ड इन द बुक, लाइक कुछ फीचर्स के नाम लिख दिया, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड ऑल, क्या ये कंपनीज एक्ट में दिए गए हैं? पक्का? कहां लिखे? कंपनीज एक्ट में? लॉ वाली बुक कंपनीज एक्ट है? अरे ये बुक है, बुक है। ऐसी बुक्स तो मैं भी लिख दूं, तुम भी लिख दोगे, तुम भी तो, अब क्या तुम कहोगे कि सर हमारी नोटबुक में लिखा है? ये भी तो बोलो, फिर तो नोटबुक में भी लिख रखा होगा। नहीं, कंपनीज एक्ट में डायरेक्टली ये बातें मेंशन नहीं है, ठीक है ना? डायरेक्टली ये बातें मेंशन नहीं है, ये बातें वहां से डिराइव करी गई हैं। और ये डेफिनेशंस जो आप शब्द यूज कर रहे हो ना, ये कई जजेस और कई ऑथर्स ने डिफाइन करी, वहां से उठा रहे हो। द वेरी फेमस वन एल एच हैने, अभी है नहीं, एल एच हैने। फिर उसके बाद हो गया जस्टिस उसका मार्शल, ये तुम्हारा अल्फ्रेड मार्शल वाला मार्शल नहीं, दूसरा मार्शल भी था, है ना, चीफ जस्टिस था। मतलब ऑब्वियसली ये ब्रिटिशर्स है, और हम ज्यादातर चीजें किसकी पढ़ते हैं? ब्रिटिशर्स की, बिकॉज वी लव कि हम इंपोर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं, इंपोर्टेंट है ना। हमारे वहां का हमें लगता देसी है तो ऐसे सस्ता सा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बट ठीक है, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया था, उन्होंने इतनी चीजें हमारे अंदर भर दी कि चाहते हुए भी नहीं जाता। और आज तक हमने एक्ट भी, लॉ भी इतने सारे पढ़े जिसमें मैक्सिमम उन्हीं की कॉन्ट्रीब्यूशन। इनफैक्ट आपके सिलेबस का मैक्सिमम लॉ, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और पार्टनरशिप एक्ट 1932, आजादी 47 में मिली थी, शायद आपको याद हो, वो भी 1947 था। एक बैच में पूछा भाई हम आजाद कब हुए? कहता 15 अगस्त 2047। मैंने कहा तेरी आजादी अभी नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है, तू ऐसे ही रहेगा। एंड ही वाज मीनिंग इट, मतलब उसको ये भी नहीं याद रहा, बताने के बाद भी लग नहीं रहा था कि वो गलत बोल रहा है, तो ठीक है, वो डैम कॉन्फिडेंट। कोई नहीं, ऐसा होता कई बार। हालांकि सच्ची बता दो, अगर हमारे सिलेबस में ना एक पेपर ऐड कर देता, क्या, करंट अफेयर्स, तो कितनों की तो ऐसे तैसी हो जाती वैसे, है ना? फिर सीए छोड़ के कुछ और ही करते। ये भी सही है, क्योंकि हमारे पास करंट अफेयर्स और थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल बेस, फैक्चुअल नॉलेज की बेस पे चैप्टर ऐड कर देना, तो वैसे ही बैंड बच जाती है। कितनों को पता ही नहीं है, मतलब ये पूछे हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कहता महात्मा गांधी, है ना? यही तो। हाँ, नेहरू। अरे पूरा नाम बता दे, है ना, तेरे चाचा ही तो थे। चल बेटा, पहला फीचर ओके। बाकी फीचर्स हम डिराइव करेंगे कहां से? जो ऑथर्स ने डेफिनेशन दिया उसको ऑथर्स के नाम पे नहीं जाना, हमसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो मैं तुम्हारे मॉड्यूल के बेस पे फीचर्स निकालूंगा, ऑब्वियसली फीचर्स यहीं से निकालूंगा जो तुम्हारे सामने ही होगा।
सेकेंड फीचर आप लिखोगे आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन अच्छा, मैं अभी इस पे भी बता देता हूँ क्योंकि कई बच्चे यहीं पे सवाल कर ले रखते हैं कि ये सर क्या होता है ये। आर्टिफिशियल पर्सन लिख लो पहले। अच्छा, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होगा? द पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो लिख लेना पर्सन इन द आई ऑफ लॉ, एकदम समरी में रहेंगे हम। पर्सन इन द आई ऑफ लॉ, एग्जैक्टली इट इज नॉट अ पर्सन, कंपनी इज नॉट अ पर्सन एक्चुअली। कंपनी पर्सन नहीं है, बट इन द आई ऑफ लॉ उसका एक डेजिग्नेशन दे दिया गया, एक कह लो कि उसको एक एग्जिस्टेंस मान लिया गया कि यू विल बी ट्रीटेड एज अ पर्सन, और पर्सन का नाम क्या रखेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा, कई बार हम यहाँ पूछते हैं सर पर्सन पर्सन दो बार आ गया, दो बार आ गया, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन बनाओगे तो कितने पर्सन होंगे? तो देखो दो तरीके की कंपनी आप फॉर्म कर सकते हो हमारे देश में, कौन कौन सी? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक कंपनी। आई होप यू आर ओके विद दैट। देखो प्राइवेट कंपनी में दो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे कंपनी के। पहला क्या है? व्हाट इज ओपीसी? वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी यानी एक सिंगल मेंबर ओनली, दैट इज जस्ट एन एक्सेप्शन टू एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है ना? एसोसिएशन है क्या एक बंदा खुद में एसोसिएशन होता है क्या? नहीं। तो ओपीसी एक एक्सेप्शनल कंसेप्ट है जो यहाँ नहीं, आप लॉ में पढ़ोगे क्या होता है क्या नहीं होता, बट आपको बता देता हूँ, इट इज अ प्राइवेट कंपनी, कैटेगरी ऑफ प्राइवेट कंपनी जहाँ पे सिंगल पर्सन ओनरशिप दिया जाता है, सिंगल मेंबरशिप यहाँ पे होगी। उसके बाद नॉर्मल प्राइवेट कंपनी जहाँ पे दो से लेके कितने लोग होंगे? 200 लोग होंगे। यहाँ पे एसोसिएशन शुरू हो गया, दो से शुरू होंगे और मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? 200 लोग। और जब पब्लिक कंपनी की बात आएगी तो कितने होंगे? 7 से लेके इंफिनिटी तक जाएंगे। आई होप यू आर ओके विद दैट। पक्का? और दूसरा मैंने बताया जब जिस दिन इसका रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन हो या रजिस्ट्रेशन एक ही बात है बेटा, जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है इन द आई ऑफ लॉ इट विल बी रिगार्डेड एज पर्सन। क्लियर रहेगा? पक्का? ये पूछा जाएगा आपसे, अकाउंट्स में पूछा जाता है, लॉ में तो ठीक है, चलो ठीक है, लॉ का तो बेस है, लेकिन अकाउंट्स में भी पूछा जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, बच्चों ने बोला था थर्ड पॉइंट पे क्या आ गए? सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? कंपनी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। बहुत ज्यादा प्रोविजन लिखने की जरूरत नहीं, आप समझने के लिए लिखो। कंपनी अपनी अलग जिंदगी जीता है और मेंबर्स अपनी अलग जिंदगी जीते हैं। कंपनी इज टोटली सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अब ये जो फीचर बताया गया ज्यादातर फेमस तरीके से, मतलब इसको ज्यादा तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है एक फेमस केस लॉ के बेस पर, जिसका नाम क्या है? सलमन वर्सेस सलमन कंपनी लिमिटेड। आई होप यू ऑल नो दैट। पक्का? एनीवन गोइंग टू टेल मी हु वाज सलमन? चलो कम से कम वो तो आदमी था, ये तो बना नहीं, है ना? यही वो बच्चे हैं, जब लॉकडाउन में टिकटॉक बंद चालू था ना, तो यही साड़ी पहन के मुचरा करते थे, उस टाइम पे करते रहो। वो आदमी था, तुम कौन हो बे? नालायक। कह रहा है एक आदमी था, जवाब भी देखो नालायक का। आदमी, तू भी बन जा। चलो, किसकी? बाद में इलेबोरेट करूंगा। चलो, बताओगे कोई लोग सलमान कौन था? कंपनी थी। हाँ, अगर कंपनी का वो मालिक होता ना तो ये केस लॉ ही नहीं होता। पहली बात तो ये समझो, अभी तुम्हें बता रहा हूँ कि सेपरेट लीगल एंटिटी, सुनो, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है? कंपनी अलग है और कोई उसका मालिक नहीं, कंपनी खुद में अपनी मालिक है। यस नो? यही तो तुमने बोल के ये बात की कंपनी का मालिक था, वहीं पे केस लॉ को निरस्त कर दिया। आपने कहा कि जूते बनाने वाली कंपनी थी, अरे अगर वो कंपनी थी तो कहाँ केस लॉ आ गया? पहले वो कंपनी नहीं थी, सलमान क्या था? एक सोल प्रोपराइटर था जो जूते बनाता था। ये था केस की शुरुआत यहां से हुई कि जब सलमान क्या करता था? जूते बनाता था और सोल प्रोपराइटरशिप में बिजनेस था। जिनको नहीं पता, कहानी को समरी फॉर्म में समझा रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं, लॉ में हेल्प कर जाएगा, लॉ में भी पढ़ लेना, ठीक है? अपना तो काम है ये समझाने का। तो सलमान क्या करा ना, ऐसे होता नहीं, कई बार चलते फिरते रास्ते में कई बार ऐसे हमारे दिमाग में आता है ना कि कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा काम करते फिर खुद की बैंड बजा बैठते। तो सलमान का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, अच्छा खासा चलता बिजनेस, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, वो कहता है मैं कंपनी बनाऊंगा। और कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी बनाऊंगा।
क्या बनाऊंगा भाई? अच्छा, पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए? 7 चाहिए। कहता कहाँ से लाऊं, तो घर में बैठे बैठे सोचा, अचानक नजर घुमाया तो दिखाई दिया एक बीवी, एक ही होती है वैसे तो, एक बीवी थी उसकी, ठीक है ना। और अभी कितने में 2 हो गए। कहता बाकी 5, कहता बच्चे ये किस दिन काम आएंगे, है ना। किस इसी दिन के लिए तो पैदा किया था, है ना, है ना। तो बेसिकली तो 5 और 2 7 लोग हो गए। अच्छा, 7 लोगों की टीम बना ली उसने। उस टीम को आगे लीड खुद कर रहा था। खुद को ज्यादातर 20,000 पाउंड के शेयर दे दिए और बाकी सबको एक एक शेयर पकड़ा दिया कि तुम लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन के शेयर्स के साथ क्या बन जाओ, मेंबर बन जाओ। हो गई मेंबरशिप, कंपनी चालू। अब तुम देख लो कितने टैलेंटेड लोग होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा मोहित, मान लो पापा कोई बिजनेस शुरू करे और इसको पार्टनरशिप में रख ले। उनको अपनी गलती का अंदाजा बचपन में तो नहीं हुआ है ना, लेकिन जिस दिन पार्टनरशिप में इसको रखेंगे ना, उस दिन रियलाइज हो जाएगा कि कितनी बड़ी गलती हुई थी। तो प्रॉब्लम क्या है ना, जब बात फैमिली, तो आपने डाइवर्सिफिकेशन क्या किया, मार्केट से एक्सपर्ट्स तो उठाए नहीं, कंपनी चली नहीं, कंपनी क्या हो गई, बर्बाद। अच्छा, इतना चालू था कि जो कब, अब देखो क्या है, आपने बोला सेपरेट लीगल एंटिटी, जस्ट फोकस ऑन द वर्ड सेपरेट लीगल एंटिटी, समझो ध्यान से। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी अलग और मेंबर क्या है, अलग है। तो सलमान अलग था, हाँ या ना। सलमान ने क्या किया, अपना जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस था उसको सेल कर दिया, किसको, कंपनी को। कहता है कंपनी अलग है, मैं अलग हूं, तो मेरा बिजनेस कंपनी खरीदेगी। अच्छा, जब कंपनी ने खरीदा तो उसके बदले शेयर्स तो ठीक है, कैश भी लिया और साथ के साथ डिबेंचर्स लिया। और आपको पता है डिबेंचर्स क्या होते हैं, सिक्योर। डिबेंचर्स क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं जनरली, ठीक है। तो सिक्योर डिबेंचर आ गए इसके पास, और मार्केट से इन्होंने अनसिक्योर्ड लोन भी उठा लिया। लोन देने वाले महान थे, तो लोन उठा लिया और कंपनी हो गई जब बर्बाद। तो सबसे पहले पेमेंट किसका आएगा, सिक्योर्ड का या अनसिक्योर्ड का? तो सबसे पहले उसने अपना जेब भरना शुरू कर लिया, यानी अपना पेमेंट, और उसके पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे कि खुद के डिबेंचर्स का पेमेंट कर सके। तो अनसिक्योर्ड वालों तक तो कुछ जाने के लिए था ही नहीं। तो अनसिक्योर्ड वाले हो गए, पहुंच गए कोर्ट में, बचाओ मुझे, सलमान हमें लूट रहा है। कोर्ट में जज ने सिंपल इतने बोला, बेटा जाके पहले पढ़ाई करके, पढ़ाई किस चीज की, कंपनीज एक्ट की, कंपनी लॉ की। क्योंकि कंपनी लॉ कहता है जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड होती है, सलमान कौन कंपनी कौन दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कहना ये था दोनों एक ही तो है। ये देखो शेयर होल्डर सारे उसके घर वाले बैठे हैं, ये अपनी दुकान जैसे तो चला रहा है, कंपनी के नाम पे दुकान चला रहा है ये। तो कहने दो, जब रजिस्ट्रेशन हो गया इन द आई ऑफ लॉ, तो मेंबर्स क्या होते हैं, अलग होते हैं, और कंपनी को क्या माना जाता है, अलग माना जाता है। इसलिए सलमान जो कर रहा था वो क्या कर रहा था, सही या गलत? नहीं नहीं, आप इमोशनल होकर जवाब नहीं देना है, आपको सही बोलना है, याद रखना। लॉ इमोशन से नहीं चलता बेटा, ठीक है ना। तो सलमान ने सही किया था जो भी किया था, इसलिए उसको सारा काम करने की परमिशन दे दी गई, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का जो केस था उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, और कुछ भी नहीं हुआ उनका, ठीक है। तो दैट वाज द केस। फ्रॉम दैट पर्टिकुलर केस वी कम टू नो कि सेपरेट लीगल एंटिटी की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, बचपन से पढ़ते आए, कंपनी में अप्लाई भी होता है, ठीक है सर, बोलो। सेपरेट लीगल एंटिटी हमें कैसे जानना है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, कि अगर पार्टनर मेंबर्स की बात करो, मेंबर्स की जो अपनी ऑब्लिगेशंस होते हैं वो टोटली सेपरेट होती है, और कंपनी की ऑब्लिगेशन सेपरेट होती है, ठीक है ना। नो बडी इज लायबल फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए लायबल नहीं है, अपनी अपनी लायबिलिटी के लिए हर कोई लायबल है, क्लियर रहेगा, पक्का। नाउ डोंट कम टू नो कि भाई कंपनी का शेयर होल्डर भी तो लायबल होता है, ऑब्वियसली होता है, लेकिन वो लायबिलिटी खुद की उसकी होती है क्योंकि उसने अपना कमिट करा, ठीक है ना, पक्का। 3 पॉइंट क्लियर है, 3 पॉइंट क्लियर है, बोलो। 14 पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन, शायद दिख रहा होगा। परपेचुअल वर्ड का मतलब क्या होता है, कैन यू टेल मी, परपेचुअल मींस, हाँ लगातार, कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस। और सक्सेशन मतलब एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, है ना। तो परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। आपने एक फ्रेज सुना होगा 11th 12th में, बड़ा फेमस रहा होगा, और वो सबको याद होगा, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी विल गो ऑन फॉरएवर, फॉरएवर। कंपनी चलती जाएगी, मेंबर्स की लाइफ के ऊपर कंपनी की लाइफ डिपेंडेंट नहीं होती, क्लियर है इतना,
पक्का बोलो। अच्छा मान लो ऐसा कुछ हुआ, कंपनी के सारे मेंबर्स मर गए, अब बताओ चलेगी? कौन चलाएगा? तो अबे कैसी बातें कर रहे हैं भाई, गवर्नमेंट कहाँ आ गई बीच में? एग्जैक्टली नए शेयर होल्डर आएंगे। भाई एक बात बता, तेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी हो तो तुझे कुछ हो जाए, नहीं मान लो कुछ हो जाए, प्रॉपर्टी हो तेरे पास, ठीक है, कौन ले जाएगा? जो तेरा नॉमिनी होगा। हाँ है ना? वो है बस। अगर बैंक अकाउंट भी है तो बैंक अकाउंट में नॉमिनी भी भरा होगा तुमने, तो अगर बैंक अकाउंट में मान लो 10 रुपए है तुम्हारे अकाउंट में, रास्ते चलते तुम्हें कुछ हो गया, है ना, मान लो, तो क्या होगा? 10 रुपए का मालिक कौन बनेगा? नॉमिनी जो होगा। तो कभी भी कोई रिसोर्स देखो, ऑब्वियसली जिसका कोई नहीं होता उसका गवर्नमेंट होता है, भगवान तो सबका होता है, वो ठीक है, लेकिन जिस प्रॉपर्टी का कोई नहीं होता है उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट सीज कर लेती है, गवर्नमेंट टेक ओवर कर देती है, ठीक है ना? इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एस्कीट, ठीक है ना? तो वो अलग चीज है, वो अलग चीज है मेरे बच्चे। यहाँ पे पॉइंट क्या है कि नॉमिनी जिंदा है, शेयर होल्डर मर गया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम सारे एक कंपनी के शेयर होल्डर थे, ठीक है ना, शेयर होल्डर थे, उसमें ये जिहादी भी था पाकिस्तान से, ठीक है। अभी क्या हुआ, जैसे ही इसने मीटिंग चल रही थी, बोर्ड मीटिंग, सॉरी जनरल मीटिंग चल रही थी, सारे इकट्ठा थे सारे, ये आया, सबने इसको देखा, इसने सबको देखा, कहता सरप्राइज। क्या हुआ समझ गया होगे क्या? फीचर दिखा दिया, है ना, नहीं जैकेट के फीचर उड़ा दिया, खत्म, सारे खत्म। नहीं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारे देश में बोलते हैं, मेरे सिंपल सी बात समझो, मान लो हमारे देश में बोला गया प्लेन उड़ाया, तो इट मींस उड़ाया, उड़ाया। पाकिस्तान में बोलते प्लेन उड़ाया, मतलब, तो ये है डिफरेंस। तो ये भाई साहब आया था ट्रेनिंग लेके, ठीक है ना, मीटिंग ही उड़ा दी, सारे खत्म, मैं भी गया, ये भी सब गए, सब सबके सब खत्म। अब भाई हमारे पीछे कोई नहीं, पहली क्लास में सर हमें मार ले रहा है, एग्जाम कर ले रहा हूँ, और ऐसे जिहादी के साथ बैठे हो तो रिस्क तो हमेशा रहेगा, ठीक है। चलो सिंपल बताओ, सारे मर गए, कोई तो होगा पीछे, किसी को तो नॉमिनी बनाया होगा, वो आ जाएंगे शेयर होल्डर बन जाएंगे। अच्छा वो भी मर जाए, उनके पीछे शेयर होल्डर आएंगे, तो कंपनी को बनाने का काम किसने किया था? अरे नहीं रे, लॉ ने बनाया था, अभी तो बताया, क्रिएटेड बाय लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो किसने बनाया कंपनी को? मारेगा कौन? लॉ ने। तुम्हें किसने बनाया? नेचर ने। मारेगा कौन? नेचर ने, है ना? नेचर से ही डेथ होती है बेटा, नेचुरल बोलते हैं ना, नेचुरल डेथ, ठीक है, अभी मत बोल, नेचर ने ही मारना है भाई, जिसने बनाया वही मिटा सकता है, ये सिंपल याद रखना, इस फंडा सिखाया गया ना बचपन से, है ना, जो बनाया है वही मिटाएगा, क्रिएटर विल बिकम डिस्ट्रॉयर, ठीक है ना? तो यहाँ पे किसने बनाया? लॉ ने बनाया कंपनी को, मिटाएगा कौन? लॉ, याद रखना। तो जब तक लॉ ने नहीं मिटाया तब तक वो कंपनी चलती रहेगी, मेंबर्स के मरने से कंपनी की लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अगर पार्टनरशिप होता तो, पार्टनरशिप होता तो सारे मेंबर्स खत्म, पार्टनरशिप खत्म, क्लियर ना? यही सिंपल फंडा है। देन परपेचुअल सक्सेशन आई गेस ओके है यहाँ पर, बोलो। लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी? मेंबर्स, पार्टनर्स नहीं बेटा, मेंबर्स। देखो दो तरीके से लिमिटेड होगा, लिमिटेड अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स अंडरटेकन बाय हिम और द अमाउंट गारंटीड बाय हिम। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा जब तुम्हें कंपनी के फीचर टाइप्स बताऊंगा तब, आज ही बताऊंगा, चिंता मत करो। इंट्रोडक्शन टू कंपनी, कम से कम 2 से 4 नंबर का वेटेज लगा लो इसके पीछे, ठीक है ना, क्योंकि पेपर पैटर्न क्लियर नहीं है। अगर मान लो पेपर क्वेश्चन में एमसीक्यूज इंक्लूड किया गया, जैसे इंटर और फाइनल में तो 30% एमसीक्यूज है, यहाँ पे एग्जैक्ट पेपर पैटर्न क्लियर नहीं है। अगर पुराना पैटर्न भी फॉलो करता तो ट्रू फॉल्स होगा, और ट्रू फॉल्स में ये सब चीजें बहुत हेल्प करने वाली है। और एक 4 नंबर की थ्योरी कंपलसरी आती ही रही है, पिछले वाले एग्जाम में भी थी, तो आपको कहीं ना कहीं 2-4 नंबर की हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कंपनीज आज खत्म करेंगे एंड देन नेक्स्ट इश्यू ऑफ शेयर करेंगे। तो देखिए क्या मैंने बोला, लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है बच्चे? लिमिटेड होती है। कितनी लिमिटेड होती है? या तो उन्होंने जो शेयर लिया है उस पर जितना पेंडिंग अमाउंट है उतना लिमिटेड है, या फिर उन्होंने कोई गारंटी दे रखी है। मैंने क्या बोला, इसको टाइप्स ऑफ कंपनीज बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, तो उसमें और क्लियर कर दूंगा टाइप्स ऑफ कंपनीज के बेस पे, क्लियर रहेगा इतना, ठीक है? ओके इतना, आगे बढ़ लें, बोलो। अच्छा कंपनी के जो कैपिटल होता है वो कैसा होता है?
सर कैपिटल को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दे, क्यों क्यों करते? कंपनी को क्या बनाना है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ज्यादा लोग हैं और वो पर्सन मतलब ओनर बनेंगे, बोलते हैं ना जो इन्वेस्टर्स बनते, जो कंपनी का शेयर होल्डर बोलते हैं उसको, ज्यादा होंगे, कम होंगे शेयर होल्डर्स? ज्यादा होंगे। तो अब एक बात बताओ, ओनरशिप जो होगा वो छोटा थोड़ा 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 सब में बटेगा ना। अच्छा, बांटना मतलब क्या बोलते हैं? शेयर करना, बोलते हैं ना शेयर करना। इसीलिए कंपनी के जो कैपिटल उसको डिवाइड करने की वजह से उसको नाम क्या देते हैं हम? शेयर। ठीक है ना? डिवीजन करने की वजह से उसको नाम क्या देते हैं? शेयर। और उसी शेयर को हम क्या करते हैं? अपने शेयर होल्डर्स को अलॉट कर देते हैं, और इसीलिए बोलते हैं कंपनी का जो कैपिटल होता है वो क्या होता है? डिवाइड होता है शेयर्स में। और वो शेयर्स क्या होते हैं बेटा? फ्रीली ट्रांसफरेबल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इसको बोला जाता है क्या? एज गुड्स, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है? शेयर को क्या बोला जाता है? गुड्स बोला जाता है, और गुड्स बोला जाता है तो क्या होगा? फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा। क्लियर होगा? पक्का? बोलो। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। हु इज द ओनर ऑफ कंपनी एंड हु रन्स द मैनेजमेंट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है? कंपनी का ओनर कौन? एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं? मैनेजमेंट संभालते हैं। ठीक है? अब ओनरशिप को हम ज्यादा जज्बातियों के नहीं समझेंगे, सुनिए ध्यान से, कहानी सुना दे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। बोलते हैं ना कंपनी का ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर होते हैं, ओनर होते हैं। ठीक है ना? देखो ध्यान से समझो, इसकी दुकान थी, इसकी दुकान थी, मालिक था दुकान का। ठीक है ना? इसने ये पढ़ा था। ओनर होने का मतलब हमारे पास इतना राइट है, दुकान पर जाएंगे सारे स्टाफ को साइड करके हम जहां चाहे वहां बैठ सकते हैं। तो गया इसने दुकान पे, गया अपने, देखा इसका जो मैनेजर था वहां पे बैठा हुआ था चेयर पे, कहता मैनेजर हटो मुझे बैठना है। क्या करेगा? हटेगा नहीं हटेगा? बताओ। हट जाएगा। नहीं हटेगा तो नौकरी से निकाल देगा, परमानेंटली हटा देगा। ठीक है ना? यही जज्बाती कंसेप्ट पढ़ के एक दिन क्या किया ना, इसने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। किसके शेयर्स? रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। और शेयर खरीद लिए, क्या बन गया? शेयर होल्डर, मालिक। कोई पूछता कौन हो? कहता रिलायंस का मालिक हूं। है ना? स्टाइल मार के बोलता, कहता कौन हूँ? रिलायंस का मालिक। तो एक दिन क्या हुआ, उसको सौभाग्य मिला मुंबई घूमने का। क्या मुंबई घूमने गया था? हाँ, इंडियन आइडल में नेहा कक्कड़ ने सिलेक्ट कर लिया था रोते रोते। ठीक है ना? तो मुंबई घूमने गया था, सामने दिख गया अंबानी का ऑफिस। घुस गया सीधा डायरेक्ट, जाके कहता है मिस्टर अंबानी लीव द चेयर, मैं भी मालिक हूँ, बैठूंगा 5 मिनट तो बैठूंगा, कोई रोक नहीं सकता। थोड़े शेयर है तेरे से कम है तो क्या हुआ, बैठूंगा 5 मिनट, मालिक हूँ यहाँ का। अंबानी कहेंगे आओ प्रभु आओ, आप ही के लिए तो कुर्सी लगवाई है, ऑफिस ही आप ही के लिए बनवाया है ना। क्या होगा? पिट के आएगा या बाहर फेंक दिया जाएगा, जो करा जाएगा, क्या बैठने दिया जाएगा? मालिक था यार ये तो। अभी कहता है इतने दिन की पढ़ाई धरी की धरी रह गई। हमें पढ़ाया गया था पैसा लगाने का मतलब, बिजनेस में कैपिटल लगाने में तो हम मालिक है। ये देखो हमें कूड़े में फेंकवा दिया। काहे का मालिक रे? ये तो बर्बाद गलत कंसेप्ट पढ़ाया गया है। बेटा गलत पढ़ाया नहीं, गलत जगह यूज हो गया। ठीक है ना? बचपन में स्कूल में सिखाया गया था ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हाँ वो बात अलग है, मुंह पे हाथ रख के बोलते थे सम एक्सेप्ट समवन, है ना? वो बोल देते थे तुम लोग, बट फिर भी सिखाया तो क्या था? बोलो। इंडियन है भाई, तू भी इंडियन है, दोनों क्या भाई हो ना? भाई हो ना? मैं भी इंडियन हूँ। ये कहता है फिर तो आप भी मेरे भाई। मैंने कहा बिल्कुल मेरे भाई हो तुम। ऐसे में घर के बाहर टहल रहा था अपने, एक भिखारी आया चलता हुआ, कहता मिस्टर संजीव अपनी प्रॉपर्टी मुझे हिस्सा दो। मेरा नाम भी संजीव है, अभी नहीं पता तो बता भी दिया। तो मिस्टर संजीव अपनी प्रॉपर्टी मेरा हिस्सा दो। मैंने कहा प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, कहेगा भाई। कहता तू भी इंडियन, मैं भी इंडियन, दोनों भाई भाई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ना? आई एम द नेशनलिस्ट पर्सन। मेरे को मजा सा आ गया कि बताओ भाई भाई है। मैं घर में गया, खोज कर एक का सिक्का निकाल के लाया, एक का सिक्का निकाल के लाया। मैंने कहा ये ले अपना हिस्सा। कहते ये क्या मजाक कर रहे हो, इतनी प्रॉपर्टी मेरा हिस्सा केवल 1 रुपया। मैंने कहा भाई मोदी जी को जानता है? कहता हाँ, डेली आके चिल्लाते हैं मैं 140 करोड़ देशवासियों का प्रधान सेवक हूँ। यानी उन्होंने खुद बताया मुझे जनसंख्या कितनी हमारे देश की। अगर उसमें से 1 करोड़ लोगों को मैं रिश्तेदार मान के हटा भी दूं, 139 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास। ये जितना भी दे रहा हूं ना, कई भाइयों का हिस्सा छीन कर तुझे दे रहा हूं। क्योंकि समझो,
जैसे वो मेरा भाई था ना, वो मेरा भाई है, अभी भी है, तुम भी भाई हो, सब भाई है, मतलब भाई बहन हो, सब, कोई टेंशन नहीं है। एग्जैक्टली इन द सेम वे कंपनी में आप ओनर हो, है ना, याद रखना। कंपनी में आप कहने के लिए मालिक हो, आपने पैसा लगा दिया, घर बैठो, प्रॉफिट आएगा, मिल जाएगा, काम में दखल अंदाजी नहीं चलेगी, ठीक है ना। पक्का। कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, मैंने भी पैसे लगा रखे कई कंपनी में, क्या करूंगा, कंपनी का मालिक बोलूंगा खुद को, नहीं मेरे भाई। कंपनी में कैपिटल में यानी शेयर्स में इन्वेस्ट करने का सिंपल सा मतलब क्या है कि आप केवल कंपनी के एक नॉमिनल ओनर हो, पैसा लगाया है कैपिटल में तो ओनर कहलाओगे, प्रॉफिट मिल जाएगा, उससे ज्यादा इंटरफेरेंस आपकी बर्दाश्त नहीं होगी, तो याद रखना, यू विल बी जस्ट ट्रीटेड एज अ नॉमिनल ओनर ऑफ द कंपनी। आई होप यू आर ओके विद दैट ओनरशिप वाला चीज, ठीक है ना। तो कई बार बच्चे लिखते हैं, अच्छा लिखते वक्त ये कहानी मत लिख के आना, मैं बता दूं आपको, बिल्कुल ओनर होता है ये मानकर लिख के आना, ये कहानी केवल सत्य सच समझाने के लिए होती है और कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है ऐसा आप लोगों ने खुद बताया, यस नो, आर्टिफिशियल पर्सन है, और आप भी पर्सन हो, यानी दोनों पर्सन है, बोलो, क्या आप इस देश के सिटीजन हो, इस देश के नागरिक हो, पक्का। तो क्या कंपनी कंपनी भी सिटीजन है, हाँ, जवाब कम आ रहा है यार, ऐसा नहीं है, पक्का, क्यों, कहाँ बोला था, तो मेरी बताई बात बता रहा, रिपीट कर, देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन से अप्लाई हुआ था, 1950, पूरे साल एक एक दिन करके, अभी गया 26 जनवरी, कम से कम याद तो रख ले, तो कुछ दिन तो याद रखो भाई, अभी एक महीने में नहीं बीते। 26 जनवरी 1950 बना कब था, हाँ, 49 बन के पूरा हो गया, हाँ हाँ, ये तो वो सोशल मीडिया वाला डेटा है ना, कोई नहीं। ये तो पागल है क्या, खुद ही बोल के खुद ही हंस रहा है। चलो ध्यान दो, अरे इधर ध्यान लो चाचा, है ना, अभी बहुत दिन हो गए, इधर देखिए, ठीक है, सिंपल समझो, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया गया, मतलब एनफोर्स कर दिया गया, उस दिन तक का सिटीजनशिप का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनबिल्ट है, उसके बाद उसी कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिख दिया गया, आगे की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संभाल लेगी, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद सिटीजनशिप को कैसे डील करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संभाल लेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1955 में एक एक्ट बना दिया, सिटीजनशिप एक्ट 1955, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, अरे अभी सुना नहीं था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, सीएए, अब याद आया जो बवाल हुआ था, हाँ तो वो, अरे वो क्या जगह था यार, दिल्ली में, हाँ वो कॉलेज के बाहर, कॉलेज के बाहर नहीं, वो पूरा प्लेस था, क्या नाम भूल गया मैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, बवाल हुआ था, फिर उसके बाद लॉकडाउन की जस्ट पहले की बात है, हाँ। सो वो सिटीजनशिप एक्ट, वही सिटीजनशिप एक्ट की बात हो रही है, उसमें साफ साफ लिखा है to be the citizen of this particular country, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यू हैव टू बी अ क्या नेचुरल पर्सन, एंड इफ यू आर एन आर्टिफिशियल पर्सन यू आर नॉट क्वालिफाइड टू बी अ सिटीजन, तो सिटीजन होने के लिए नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, और क्या है कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन, दैट्स व्हाई कंपनी विल नॉट बिकम अ सिटीजन, क्लियर है, पक्का। तो लास्ट में जो ये वर्ड जाते जाते हम लिखेंगे क्या, इट इज अ सिटीजन, इट इज अ पर्सन बट नॉट अ सिटीजन, ठीक है ना, पर्सन बट नॉट अ सिटीजन, ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे बेटा आंसर राइटिंग में, आप थ्योरी को इग्नोर नहीं कर सकते, न्यू सिलेबस में स्पेसिफिकली आपके कंसेप्ट पे भी फोकस किया जाएगा एग्जाम के लिए, ओल्ड सिलेबस में क्या होता था, हम क्या सोशल मीडिया पे बैठ के हम भी कहते थे ये इंपॉर्टेंट है, ये अनइंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है, ये नहीं आता, यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा कहना, और कुछ भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, तो आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि थ्योरी नहीं पढ़ना है, पिछले वाले सिलेबस में आप थ्योरी इग्नोर करते थे, हाँ या ना, इसमें थ्योरी इग्नोर नहीं करना है बच्चे,
पेपर में क्या आएगा कैसा आएगा वो आईसीआई डिसाइड करेगी, और कंसेप्चुअल बेस बढ़ाने की बात चल रही है आईसीआई के इंटरनल मीटिंग्स में, यही बात हो रही है कि वी वांट द स्टूडेंट्स जो कि फाउंडेशन लेवल पे ही अगर बाहर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। उनका कहना है और अंदर फाउंडेशन के बाद एंट्री केवल उसी को देंगे जो कंसेप्चुअली स्ट्रांग होगा, और कंसेप्ट केवल क्वेश्चन करके नहीं आता, थ्योरी पढ़ गया, कंसेप्ट यहां से मिलेगा जो तुम्हें करा रहा हूं, तो इसलिए इसमें फोकस जरूर करना। सर लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा कॉमन सील, बोलो कॉमन सील क्या होता है? देखो सिग्नेचर होता है कंपनी का। क्यों होता है सिग्नेचर? देखो कंपनी क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस है कंपनी का? क्या कंपनी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है? जब कंपनी है ही नहीं तो अपने काम किससे करवाएगी? नेचुरल पर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी का काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने काम किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अच्छा मैंने अगर आपसे कोई काम कराया तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्या करूंगा? एग्रीमेंट साइन करूंगा, सिग्नेचर कर दूंगा, यस नो। मेरे पास देखो दो हाथ साइन करने के लिए, कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो क्या करेगी? तो वहां पे सिग्नेचर का काम कौन कर देता है? कॉमन सील। कंपनी का कॉमन सील कंपनी के सिग्नेचर का रोल प्ले करता है। आई होप यू आर ओके विद दैट। लेकिन कंपनी जैक्ट 2013 ने इसको क्या कर दिया? ऑप्शनल कर दिया। कहता है जरूरी नहीं है कि आप कॉमन सील रखो, पहले कंपलसरी था, अब क्या है? ऑप्शनल। अच्छा ऑल्टरनेटिव में क्या दिया? एक तो दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत, साइन ऑफ टू डायरेक्टर्स। यानी कॉमन सील नहीं रखना है, नहीं रखो, दो डायरेक्टर्स पकड़ो उनसे साइन करवा दो, जहां भी वो साइन कर देंगे मान लिया जाएगा ये कंपनी का सिग्नेचर है, डन। एक और अल्टरनेटिव, सीएस और सीए नहीं, सीए को हर जगह रिस्पेक्ट थोड़ी ना मिलेगी, हर काम में सीए ही रहेगा क्या? एग्जैक्टली तो नेक्स्ट है क्या? एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, हर जगह सीए। भाई साहब ऐसे काम में सीए केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साइन करता हुआ अच्छा लगता है, लीगल मैटर्स में नहीं अच्छा लगता। याद रख लो लीगल मैटर्स में सीए का रोल बहुत कम होता है, ठीक है ना? सीएस वालों का रोल ज्यादा होता है। वैसे भी ये याद भी रखने की चीज है। सो यू हैव टू ऑल्टरनेटिव्स। कितने ऑल्टरनेटिव्स है बेटा? दो। पहला ऑल्टरनेटिव क्या है? कॉमन सील्स नहीं तो दो डायरेक्टर का साइन उठा लो। अगर दोनों डायरेक्टर नहीं है, हो सकता है प्राइवेट कंपनी भी तो होती है मान लो, तो ऐसे में क्या करोगे? एक डायरेक्टर का साइन और एक कंपनी सेक्रेटरी पकड़ लो, उसका साइन कर लो, ऑप्शन मिल जाएगा आपको। मुझे लगता है इतनी बातें क्लियरली समझ में आए, पक्का है? सोच लो। अब मैं आपके मॉड्यूल की तरफ भी थोड़ा सा देख लेता हूँ। देखो ये जस्टिस मार्शल की डेफिनेशन उठाई है, हैने की डेफिनेशन भी यही होगी, ये रहा देखो, ठीक है ना? इन्हीं की डेफिनेशन उठा उठा के काम चलाता। पहला पॉइंट मैंने बता दिया, पहला पॉइंट क्या लिखा है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अब देखो इतने इतने पैराग्राफ्स लिखने की जरूरत नहीं, आपकी नोट्स में आपकी लाइन समरी में होनी चाहिए, एक लाइन बहुत है, ठीक है ना? एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने के लिए वही काफी है, उसके बाद ये तो पढ़ना ही है। सेपरेट लीगल एंटिटी बता दिया, परपेचुअल सक्सेशन बता दिया, कॉमन सील बता दिया, बोलो नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी बता दिया, डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट बता दिया, नोटा सिटीजंस और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स बता दिया। मेंटेन, अब ये देखो मेंटेनेंस ऑफ बुक कोई स्पेशल फीचर नहीं है, ये तो हर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करता है। बस यहाँ पे इनका कंपनी लॉ कुछ स्पेशल तरीके से प्रोवाइड करता, तो आपकी पढ़ने की बात है उसमें मैं नहीं जाऊंगा। पीरियोडिक ऑडिट, ऑडिट कराना ऑब्वियसली कंपलसरी होता है कंपनी के केस में, लेकिन ऑडिट हर ऑर्गेनाइजेशन कराने का पूरा ऑप्शन रखता है। कोई भी ऑप्शन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट कराने का ऑप्शन कर रखता है। ऑडिट मतलब क्या होता है? आप कुछ ज्यादा मत याद रखो, चेकिंग करना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमने बना रखा है उसको चेक करना कि उसने सही ढंग से बनाया नहीं बना, बस इतना समझो ऑडिट का मतलब फिलहाल के लिए। नेक्स्ट, शेयर होल्डर के पास राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन होता है। बताओ क्या ये फीचर स्पेशल है? क्या पार्टनर्स को बुक्स में एक्सेस करने का राइट नहीं होता? होता है ना? तो स्पेशल फीचर्स में मैंने बात करी थी, ये दो दो तीन जो जनरल फीचर्स उसको स्किप कर दिया। क्लियर है? याद है पक्का? नोट्स आपके रनिंग नोट्स चालू रहने चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, लिखते रहोगे, जो भी लगेगा इंपॉर्टेंट है वो लिखते रहोगे, ठीक है ना? और जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर अभी खत्म करने जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ कंपनीज। एक एक करके नाम आपको मॉड्यूल से ही उठाने हैं,
और एक एक करके मैं बताते जाऊंगा, और जो भी कोड वर्ड बोलूंगा बस वही लिखना है, इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है ना। मॉड्यूल के हेडिंग के हिसाब से चलेंगे, लेकिन मैं जो पॉइंट्स बोलूंगा बस उतना ध्यान देना। पहला टाइप ऑफ कंपनी क्या है बेटा? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या है? देखो गवर्नमेंट आ गया बीच में, तो देखो इसके लिए आपको जो याद रखना है, लाइन ध्यान से देखें, ये याद रखना। कई बार आप कंफ्यूज होते हो तो बोलते हो मोर देन 50%। नो, द लाइन इज नॉट लेस देन 51% of the paid up share capital has been held by गवर्नमेंट। ठीक है, बस आप गवर्नमेंट लिख दो, कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। यानी एटलीस्ट 51% किसके पास है बच्चे? गवर्नमेंट के पास। और हमारे देश में गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है? सेंट्रल है ना, और देखो पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट है? एक ही होती है। यानी मोदी जी के पास नहीं, मोदी जी के पास नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अगर 51% या उससे ज्यादा शेयर पहुंच गया। कौन सा शेयर बेटा? पेड अप शेयर कैपिटल, याद रखना है। वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी ओनली, याद रखना है, आप रेफरेंस को मत बोलना, ठीक है ना। पेड अप शेयर कैपिटल का 51% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, वो कंपनी क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं, हमारे पास स्टेट्स है। कितने स्टेट्स है बेटा? 28। हाँ पहला हो गया था ना, भूल गया कि आर्टिकल 370 का सस्पेंशन एंड लद्दाख और कश्मीर ये ड्यूटीज में कन्वर्ट किए गए, ठीक है। होश में रहो दोस्तों, होश में। अपने देश का डेमोग्राफी नहीं पता तो फिर क्या करोगे बे, इसलिए तुम्हें जिहादी बोला था, है ना। पाकिस्तानियों को भी यही लगता है। चलो भाई, सो वी हैव 28 स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। वो मेरी बातों पे इतना मत जाना, जिहादी नहीं, अच्छा बच्चा है, दिल का साफ है, तो दिक्कत ये है दिमाग भी दिल की तरह है ना। लड़के का दिल और दिमाग दोनों एकदम बैलेंस्ड। सुनो, 28 गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट। मान ले सबके पास थोड़ा थोड़ा करके टोटल मिला के 51% हो गया, तो क्या वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होगी? हाँ, जवाब है हाँ। किसी एक के पास नहीं। अच्छा मान लो हरियाणा और यूपी और पंजाब, ये तीन गवर्नमेंट ने मिला के 30% रखा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 21% है, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई? हाँ, कहीं भी मिला जुला के गवर्नमेंट के पास, इसलिए मैंने वर्ड क्या लिखवाया है? गवर्नमेंट। याद करने तो मैंने ये भी लिखवा देना था ना, देखो क्या लिखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये है वो। आपको केवल समझना गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। गवर्नमेंट मतलब इंडिया के अंदर हो, है ना, फॉरेन गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं होती, याद रख लेना, ठीक है। याद तक इतना है ना, ये एक लाइन याद रखने से काम चल जाएगा। लेकिन बेटा केवल परसेंटेज रट्टा मत मान लेना कि हम 51% पे काम चला लेंगे, नहीं। ये भी याद रखना किसका 51%, ठीक है ना। कई बार ऑप्शन में ही गलत हो जाता है, कई बार एमसीक्यूज मिल जाते हैं तो वहीं पे गलत कर जाते हैं, हमें लगता है सही है, करा भी है बच्चों ने। 10 बार बताने के बाद अगर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस को देखा जाए तो कई बार मैंने ही मॉक टेस्ट में गलत करा, मैंने ही काटा है नंबर बाकायदा। इतना समझाने के बाद भी लोगों को भूल जाता है कि आगे किसका परसेंट है वो नहीं निकाल, तो आपको जब भी बोलना 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ये साथ में बोलना, क्लियर रहेगा? पक्का है? एवरीवन इज गेटिंग माय फैक्ट्स? बोलो। नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी, कैन यू टेल मी अबाउट फॉरेन? फॉरेन क्या? हाँ, विदेश, ठीक है, वेरी गुड, कनाडा, है ना। और तू तो बेटा नेपाल जा मोमोज बेचने, यहाँ यहाँ ऑलरेडी नेपाल वाले है ना, कंपटीशन तुझे नेपाल में कम मिलेगा जा। भाई साहब देखो, बिजनेस आइडिया देखो, स्टार्टअप आइडिया बंदे, स्टार्टअप आइडिया पे अभी मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा जाते जाते, ठीक है। याद दिलाना मुझे, मजा आएगा स्टार्टअप आइडिया, ठीक है। मुझे याद दिलाना, जाते जाते एक वीडियो दिखाऊंगा स्टार्टअप आइडिया पे। हाँ जी। नहीं और कौन करेगा बताओ, मेरे YouTube चैनल पे मैं ही यूज करूंगा।
आइए इधर आइए अंकल, इधर ध्यान दीजिए, है ना। अभी दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली दूर समझ रहे हो ना। पढ़िए, हरकतें यही रही तो बेटा घर से भी निकाले जाओगे। फॉरेन कंपनी मतलब रजिस्टर्ड इन इंडिया, द कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। कहाँ पे, कहीं भी हो इंडिया से बाहर होना चाहिए। लेकिन सर इससे क्या फर्क पड़ता है, रजिस्टर्ड रहे भाड़ में जाए, अपने को क्या फर्क पड़ता है। नहीं, याद रखना फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन ये नहीं जो आपने अभी तक बोला, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हो, लेकिन साथ के साथ दो लाइन और होनी चाहिए, या तो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया हो या बिजनेस एक्टिविटीज इन इंडिया। तो देखो क्या लिखोगे, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया having place of business or business activities in India। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब इन दोनों में अलग मतलब है, ध्यान से समझो। प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया का मतलब है इंडिया में उसका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई सेटअप लेके बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो बोलते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। दूसरा है बिजनेस एक्टिविटीज इन इंडिया, नो सेटअप इज देयर बट स्टिल प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन इंडियन मार्केट। अभी देखो कई ऐसी कंपनीज है जिनका प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो इंडियन नहीं है ना। a lot of companies are there जिनका प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, बेझिझक यूज करते हैं, एंड दे आर नॉट इंडियन कंपनी। यस नो, बोलो। बट डू दे हैव सेटअप इन इंडिया, अगर है तो भी क्या है, बिजनेस प्लेस इन इंडिया हो गया, फॉरेन कंपनी कहलाएगा। अगर हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, केवल प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनका सेटअप नहीं है इंडिया में, तो भी क्या कहलाएगा, फॉरेन कंपनी कहलाएगा। अगर ये दोनों ही नहीं है तो रजिस्टर्ड रहो आउटसाइड इंडिया, हमारे पास नहीं आए ना, तो हमारे लिए तो हमारे, अब एक बात बताओ, हमारे लॉ में डिफाइन है यार, हमारे लॉ में डिफाइन है, तो लॉ में कब डिफाइन किया जाएगा, जब उसका कोई कनेक्शन इंडिया से होगा। अगर है ही नहीं इंडिया में कोई बिजनेस या प्लेस नहीं है, बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है, तो हमें डिफाइन करने का कोई लॉजिक बनता है। सो जस्ट रिमेंबर दैट कि अगर फॉरेन कंपनी की आप बात कर रहे हो, फॉरेन कंपनी विल बी कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी ओनली इफ इट हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और बिजनेस एक्टिविटीज इन इंडिया, ऑब्वियसली रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। एंड आई होप यू आर ओके विद दैट, क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी, थोड़ी बात अभी पहले बता दी थी। प्राइवेट कंपनी, ध्यान से सुन लो बेटा, प्राइवेट कंपनी क्या होगा, क्या बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, मिनिमम कितने होंगे, बहुत अच्छे, 2 से लेके 200 लोग होंगे। बोलो, नाम में वर्ड लगेगा क्या, प्राइवेट लिमिटेड, फिर बोलो, नो पब्लिक इश्यू, पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर ये नहीं कर सकते, प्राइवेट प्लेसमेंट होगा। अब पब्लिक इश्यू होगा नहीं होगा तो प्रोस्पेक्टस इश्यू भी नहीं होगा, प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं होगा, बोलो। अच्छा, एक्सेप्शन होता है इसका क्या, ओपीसी, याद रखोगे, ऊपर लिख लिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। वी हैव एक्सेप्शन क्या, ओपीसी, वो ठीक है यहाँ तक। तो इतनी बातें कुछ हैं जो यहाँ पे ठीक है, काफी, बाकी लॉ में डिटेल में पढ़ लेना बेटा, लॉ में डिटेल में पढ़ लेना। अब देखो 2 से लेके 200 तक होंगे, लेकिन कुछ को इग्नोर कर दिया जाएगा जब हम काउंटिंग करेंगे 2 से 200 तक की। तो ये बुक में अपने अगर है तो मार्क कर लेना, नहीं है तो याद रखना, लॉ में तो होगा, यहाँ पे भी अकाउंट की बुक में भी है। ये जो 200 है ना, इसमें कुछ लोगों को इग्नोर किया जाएगा, कौन कौन, एम्प्लॉय भी है और मेंबर भी है, एम्प्लॉय भी है और मेंबर भी है। चलो अभी क्या है, आगे ध्यान दो, एम्प्लॉय तो नहीं रहा बट मेंबर अभी भी है, तो एक बार एक्सक्लूड हो गया ना,
एक बार एक्सक्लूड हो गया ना, बाद में वो एक्सक्लूडेड ही रहेगा, इंक्लूड नहीं होगा। यानी ये जो काउंटिंग करेंगे, ये केवल और केवल मेंबर्स को काउंट करेंगे। इफ एम्प्लॉय प्लस मेंबरशिप दोनों है, एक्सक्लूड कर दो। अगर एम्प्लॉय नहीं रह गया, पहले था अब नहीं है, मेंबर्स केवल मेंबरशिप में है केवल, तो भी इसको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। वन मोर थिंग, ज्वाइंट होल्डर्स को हम क्या मानेंगे, एक मानेंगे। ज्वाइंट होल्डर एज वन, ठीक है ना, एक मान लिया जाएगा। ठीक है, इतना ओके है बेटा, बता दो मुझे। यही था तुम्हारे लिए क्या, प्राइवेट कंपनी के बारे में जो बातें जाननी थी। ऑब्वियसली इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और पब्लिक कंपनी, सेम पैरामीटर पे, वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी कहलाएगी। तो पहला फीचर तो यही है, क्या, नॉट अ प्राइवेट कंपनी। दूसरा फीचर क्या आ गया, 7 से लेके इन्फिनिटी तक, बहुत अच्छे बच्चे, 7 टू इन्फिनिटी तक क्या होंगे, मेंबर्स हो जाएंगे। और बोलो, तो वो तो पब्लिक इश्यू होगा, पब्लिक इश्यू होगा, यस नो, पब्लिक इश्यू होगा। और पब्लिक इश्यू होगा तो कैसे होगा, प्रोस्पेक्टस भी इश्यू होगा, प्रोस्पेक्टस इश्यू होगा। और बोलो, प्रोस्पेक्टस इश्यू के बाद बताओ, क्या कोई यहाँ पे प्रोहिबिशन है, मेंबरशिप में, मेंबर्स में किसको काउंट करना किसको नहीं काउंट करना, अनलिमिटेड है, तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन यहाँ नहीं है। क्लियर है। और नाम में वर्ड लगेगा क्या, केवल लिमिटेड वर्ड लगाया था। देखो नाम देखकर समझ में आ जाएगा, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, पक्का, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड ऐसे लिखा रहेगा, मतलब प्राइवेट लिमिटेड छोटे लेवल पे होता है। अच्छा, ये छोटा लेवल जब मैं बोलूँ तो ना, कम बिजनेस सेंस में छोटा लेवल मतलब ये नहीं कि वो परचून की दुकान लगा रहा है, छोटा लेवल वो भी बड़े लोग हैं, वो भी अमीर है, समझो करोड़ों कमा लेते हैं। तो छोटा मतलब ये होता है कि जो हाई प्रोफाइल बिजनेस एंटिटी नहीं है, ठीक है ना। जैसे कंपनी का नाम यूज करते, बोर्ड कंपनी, बोर्ड कंपनी क्या प्राइवेट है पब्लिक है, प्राइवेट कंपनी है यार, नाम कुछ अलग सा है, उसका बोट नहीं नाम है, वो प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड का नाम बोट है, कंपनी का नाम कुछ अलग सा है। कौन है उसका सीईओ, फाउंडर अमन गुप्ता, सीईओ अलग है। अरे चालू है, सीए है, अपने नाम से नहीं रखा है। अपने आप को थोड़ा साइड बाय लाइन करके ज्यादातर लोगों को साइड हाईलाइट किया है, बट हाँ दुनिया जानती है नाम वही है। अच्छा, ये लास्ट में ये जो लिखा है इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, ये आपको खुद ही बोल रहा है, नो रिक्वायरमेंट, ओपीसी, नो नीड टू गो फॉर इन डिटेल, क्योंकि लॉ थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। क्या होगा, एक बंदा मेंबरशिप में रहेगा, बस याद रखना, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या होगी, स्मॉल कंपनी क्या होती है, ध्यान से देखो, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, देखो क्या लिखा है, पेड अप है, तो ये देखो क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे पढ़ना जरा, मीन्स अ कंपनी अदर देन, तो भाई यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूं क्या, प्राइवेट कंपनी, तो गलत है क्या, लिखा क्या है, अदर देन पब्लिक कंपनी, अदर देन पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ प्राइवेट कंपनी लिख सकता था, लेकिन लॉ में ऐसे ही लिखा गया। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, पेड अप कैपिटल ऑफ दिस डजंट एक्सीड 4 करोड़ रुपीज, 4 करोड़ से ज्यादा नहीं हो, या अगर हायर पे जा भी रहा है, प्रेस्क्राइब कर दे रहा है गवर्नमेंट, उसको परमिशन दे रहा है, तो किसी भी दशा में 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जनरल लिमिट किसको याद रखोगे, एक्सेप्शनल लिमिट किसको याद रखोगे, एक्सेप्शनल लिमिट कब अप्लाई होगा, जब उसको स्पेशल परमिशन मिलेगी, वरना जनरली कितना है, 4 करोड़। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट, दूसरा भी है, एंड लगा है बेटा, तो दोनों साथ में जाएगा। एंड टर्नओवर ऑफ व्हिच एज पर द लास्ट पीएनएल अकाउंट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल डजंट एक्सीड 40 करोड़, ये है जनरल लिमिट, यस नो, स्पेशली कितना वाला हो सकता है, 100 करोड़। भाई देखो और जवाब दो यार, हाईलाइट करके तो पूछ रहा हूँ, सिंपल है। अगर देखो आप स्मॉल कंपनी की बात करो तो कुछ बातें याद रखनी, पहली बात क्या है कि वो एक प्राइवेट कंपनी होगा, पब्लिक कंपनी नहीं हो सकता, पूछा जा सकता है, याद रखना। स्मॉल कंपनी ऑलवेज बी इन कैटेगराइज्ड इन प्राइवेट कंपनी, नॉट अ पब्लिक कंपनी। दूसरा,
इसका अगर पेड अप शेयर कैपिटल देखोगे मैक्सिमम कितना जा सकता है 4 करोड़, एक्सेप्शनल परमिशन के साथ 10 करोड़, ऐसे याद रखी जाती है चीजें। अगर आप टर्नओवर की बात करते हो तो लॉस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से मैक्सिमम कितना 40 करोड़, एक्सेप्शनल परमिशन के साथ 100 करोड़। देखो नथिंग इन दिस क्लॉज शुड अप्लाई टू कहां होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, ये अगर इसमें आ भी जाते हैं ना तो यहां पे आगे मैं बता देता हूं ये नॉट ट्रीटेड एज स्मॉल कंपनी, ठीक है ना। ये जो 3 कैटेगरी बता दी गई इसमें अगर ये लिमिट प्रेस्क्राइब जो किया गया वो फॉल भी कर जाता है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी, ये आपको दिमाग में बैठा देना। क्लियर है यहाँ पक्का? थोड़ा रिकैप कर ले यहाँ तक। बोलो चलो पहले बताओ मैंने कौन सी टाइप ऑफ कंपनी की बात करी, क्या होता है गवर्नमेंट कंपनी, क्या पेड अप शेयर के आगे आगे पेड अप कैपिटल के बाद है इतना ही था, हेल्ड बाय गवर्नमेंट, कहता है नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, आगे हेल्ड बाय गवर्नमेंट, बहुत अच्छे। दूसरा क्या बताया बेटा, कौन होगी फॉरेन कंपनी, registered outside India, having place of business in India or business activities in India, that's it। उसके बाद बताया मैंने प्राइवेट कंपनी, क्या क्या याद रखना है, मेंबर्स 2 से 200, प्राइवेट लिमिटेड, यस ऑफ कोर्स। नेक्स्ट नो पब्लिक इशू, शेयर इशू, ये क्या बोल रहे हो तुम लोग, नो शेयर इशू नहीं, नो पब्लिक इशू, शेयर तो इशू करता ही है ना, कंपनी नहीं करेगा। नो पब्लिक इशू, नो प्रोस्पेक्टस, एक्सेप्शन ओपीसी है वो अलग चीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर क्या बताया, पब्लिक कंपनी कितने होंगे 7 से इंफिनिटी। नेक्स्ट पब्लिक इश्यू होगा, नाम में केवल लिमिटेड वर्ड होता है और प्रोस्पेक्टस तो इशू कर सकता है, क्लियर है ना पक्का। उसके बाद मैंने बताया स्मॉल कंपनी, ओपीसी स्किप कर लो, ऊपर तो बता दिया एक्सेप्शन। स्मॉल कंपनी क्या बोलोगे, प्राइवेट कंपनी टर्नओवर 40 करोड़, हाँ देखो मैं पूछ जो रहा हूँ उस पर जवाब दो, जरूरी नहीं रट्टा मार के बैठो कि ऐसे 4 हो जाएगा। मैंने क्या पूछा अभी, कितना, एक्सेप्शनली 100 करोड़। चलो पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़, अच्छा याद रखना भी आसान है, 440 याद रखना, ठीक है ना। और एक्सेप्शनली कितना है 10 और 100, ठीक है ना पक्का। कौन कौन स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता, होल्डिंग सब्सिडियरी वाले, सेक्शन 8, अच्छा सेक्शन 8 में कौन सी कंपनी आती है, एनपीओ, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट तीसरा क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, और जो स्पेशल एक्ट में, जैसे अब स्पेशल एक्ट में जो होते हैं इनको बोलते हैं हम गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, इनको नाम देते हैं हम स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे तुम्हारा आईसीएआई भी क्या है, स्टैट्यूटरी कंपनी की तरह है, रजिस्टर्ड अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, जोर से बोल, सही बोल रहा है 38 और 49 सुना था यार, 1949। संविधान बनने से पहले हमारी संस्था यानी आईसीएआई बना दी गई थी, समझो इम्पोर्टेंस, इज्जत समझो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। आईसीएआई को कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने मतलब लॉन्च कर, लागू करने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कब किया गया था 50 में, और ये इंस्टीट्यूशन कब बनाया 1949 में। सो आप समझो इंपॉर्टेंस कितनी है। देश को संविधान से ज्यादा जरूरत क्या थी, अरे पैसे की, पैसे को मैनेज करना था, नहीं समझे अंग्रेजों ने कितना लूटा था हमें, तो फाइनेंस मैनेजमेंट इतना ज्यादा जरूरी था कि पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को के बारे में सोचो, बाद में हम संविधान का सोच लेंगे। समझ में आ गई इंपॉर्टेंस अपनी, बस इतनी इंपॉर्टेंस के साथ जिंदगी में एक चीज याद रखना कि अब जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब एकदम बना लो, दृढ़ संकल्प ले लो कि अब की बार फाउंडेशन पार, ठीक है ना, कुछ भी हो जाएगा करके दिखाना है, तो ये चीज होना चाहिए। देखो तुम्हारे अंदर जोश जरूरी है, कई बार होता है क्या एक धक्का लगने से इंसान पीछे हट जाता है, और कई बार होता है डबल डिप के साथ आगे बढ़ता है।
है कि नहीं है कि नहीं है? आप देखो, अच्छा आपने एनिमल्स को देखा होगा, मैं सिंपल बताता हूँ, दो तरीके के एनिमल्स देखूंगा। गली में कुत्ते घूमते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक, जैसे आप ऐसे थोड़ा सा करोगे ना तो क्या होगा, डर के पीछे भाग जाएगा, फिर आप उसके ऊपर और आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन एक और होता है, जो आप एक कदम बढ़ोगे, दो नहीं, ऐसे करके आगे आएगा, उसके बाद आप भाग के घर में घुस जाते हो। अच्छा देखो, दोनों का सेम स्ट्रक्चर है, हो सकता है वो दूसरा वाला दुबला पतला हो। अच्छा, बंदरों में खास कर ये होता है, इसको देख के साबित होता है। बट एक बात बता दो, सिंपल समझो, एनिमल्स के अंदर भी ये पता है उनको कि अगर आप डरोगे तो दुनिया डराएगी। एक बार हिम्मत करके आगे बढ़ के देखो, जो डराने वाले खुद घर में छुप जाएंगे। तो हमेशा अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना, बस यही चीज चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं लिस्टेड कंपनी। हाँ देखिए भाई, दूसरा कौन सा? अरे यार, रेगुलेशन एक्ट वो तो अलग चीज है। आइए इधर देखिए, लिस्टेड कंपनी की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्टिंग? लिस्टिंग का मतलब होता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट आउट करना। लिस्ट आउट करना मतलब आप मार्केट में क्या हो रहे हो, मार्केट में एक से जा रहे हो, बस सिंपल समझो। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पे याद रखना, मार्केट में पब्लिक के पास कौन जा सकता है? ओनली, अरे सुनो, ओनली पब्लिक कंपनी, यानी पब्लिक प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं हो सकती। डन, पक्का, डन है ना? और इसका मतलब क्या हुआ लिस्टेड का मतलब? बोलो। सिक्योरिटीज आर, पूरा लिख देता हूं, सिक्योरिटीज आर लिस्टेड, रिकॉग्नाइज्ड बोला जाता है, लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटीज आर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। हमारे देश में दो है, कैन यू टेल मी द नेम? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएसई और एनएसई बोला जाता है। बीएसई का जो, चलो छोड़ो, जाने दो, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अब शेयर मार्केट समझाने लगूंगा, तुम लोग इन्वेस्टमेंट के पीछे लालची हो जाओगे। चलो आ जाओ, ठीक है, आइए बढ़ते हैं। तो देखिए, जो कंपनी के शेयर लिस्टेड नहीं होते उन्हें क्या नाम दोगे? वो तो ऑब्वियसली है। और देखो यहाँ पे लिखा लिस्टेड कंपनी कैन बी, और लेकिन लिस्टेड कंपनी कौन सी होगी केवल, ये क्लियर रहेगा। चलिए, अनलिमिटेड कंपनी। अब एक बात बताओ, क्या हमारे देश में अनलिमिटेड कंपनी होती है कोई? नहीं, ऐसी है कहां से, स्टैट्यूटरी कंपनी है हमारे देश में अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, सुनो तो, अरे सुन लो चचा, सुन लो। स्टैट्यूटरी कंपनी अलग है, सुनिए चुपचाप, बस मेरी बात सुनिए ध्यान से। हमारे देश में अनलिमिटेड कंपनी बनाने का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो कंसेप्ट होता कंपनी का, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी नाम से हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? हम क्या पढ़ते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी नाम से पढ़ते हैं, ठीक है ना? और आप बात करो स्टैट्यूटरी कंपनी का, उनके लिए प्रोविजन ही अलग होता है, उनके लिए स्पेशल लॉ होता है, लॉ डिसाइड करेगा उनको क्या करना है। they can have a minimum limited liability, they can have an unlimited liability, वो उनके ऊपर है, कौन बताएगा? उनका अपना लॉ बताएगा, ठीक है ना? when we are talking about statutory company क्या होती है? The company formed and registered under Companies Act? No, formed and registered under special act of parliament. तो who will decide their stature? उसका उन लोगों लॉ डिसाइड करेगा उनको कैसे बनाया गया। हमें कंपनीज एक्ट के प्रोस्पेक्टस पे बात करनी है, हमें कंपनीज एक्ट पे प्रोस्पेक्ट पे बात करनी है, कंपनीज एक्ट को फोकस करना है, और कंपनीज एक्ट केवल लिमिटेड कंपनीज की बात करते हैं। क्लियर है? पक्का? डेफिनेशन दे रखा है लिमिटेड कंपनी का, ठीक है ना? जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी भी क्या हो जाए, अनलिमिटेड। तो देयर कैन बी अ सिचुएशन लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय, और मैं अभी बात कर रहा था, जब लिमिटेड बाय लिमिटेड लायबिलिटी की बात कर रहा था, मैं यहीं पे बात कर रहा था। लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी क्या होती है? कंपनी के जो मेंबर्स है ना, मेंबर्स की जो मैक्सिमम लायबिलिटी है, जो मैक्सिमम लायबिलिटी है कितनी है मेंबर्स की, ध्यान से देखो, मैक्सिमम लायबिलिटी है, मैक्सिमम लायबिलिटी
अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, ठीक है। और लिमिटेड बाय गारंटी क्या होगा? लिमिटेड बाय गारंटी क्या होगा? मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होगी? ध्यान से देखना बेटा, गारंटीड अमाउंट, ऊपर भी बताया था मैंने, याद रखना, यही सेम चीज लिख रहा हूं, गारंटीड अमाउंट। इनको स्पेशल नाम दिया जाता है। जब आपका अमाउंट आपने गारंटी में दे रखा, कितनी लायबिलिटी में चुकाऊंगा, मैक्सिमम है वो याद रखना, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। और अगर आपने शेयर ले रखा है कंपनी का, तो उस पर जितना आपका अनपेड अमाउंट है उतना मैक्सिमम लिमिटेड है, तो बोलते हैं क्या उस कंपनी को? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, याद रहेगा पक्का? हाँ, होल्डिंग कंपनी, इसको आप सेपरेटली लिखो जो मैं बता, ध्यान दिए। होल्डिंग को क्या लिख रहा हूं मैं? एच लिमिटेड, समझ जाओगे। और दूसरे को क्या लिखूंगा? समझ में आ जाएगा, नाम इसलिए एच और एस लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, ध्यान से देखना। अरे उधर देखो ना, जहां लिख रहा हूं वहां देखो, और कहां देखना अभी, ध्यान से देखना बेटा। कंट्रोल, इसको बोलता हूं कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब जो कंट्रोल करता है, इसको लिख रहा हूं गेटिंग कंट्रोल्ड, गेटिंग कंट्रोल्ड, ठीक है ना। देखो ध्यान से, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को क्या कर रखा है? कंट्रोल कर रखा है। तो जो कंट्रोल कर रही है उसको क्या नाम दोगे? और जिसको कंट्रोल किया जा रहा है उसको क्या नाम दोगे? इतना याद रख सकते हो पक्का, कसम से। मैं लॉ के हिसाब से थोड़ी ना पढ़ाऊंगा तुम्हें, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा। लॉ में तो तुम्हें डेफिनेशन यही पढ़ाई जा रही है, पढ़ते रहो डेफिनेशन, जिंदगी बीत जाएगी, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, कुछ दिन बाद फिर भूल जाएगा। अब मैं थोड़ा अपना अलग तरीका लेके चल रहा हूँ। मैंने क्या बोला? होल्डिंग मतलब जो कंट्रोल करता है, सब्सिडियरी मतलब जिसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो ऑल इन ऑल हमें क्या जानना, कंट्रोल क्या होता है बस ना। तो कंट्रोल इधर देखो, कंट्रोल क्या होता है ध्यान से देखो। पहला, कंट्रोल ऑफ या कंट्रोल ओवर कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और दूसरा, होल्डिंग मोर देन, यहां मोर देन है बेटा, मोर देन 50%, सॉरी 50% पेड अप ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इसको बोलते हैं वोटिंग राइट भी बोलते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल से वोटिंग राइट आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक, बस इतना ही काफी है होल्डिंग सब्सिडियरी का रिश्ता जानने के लिए, ठीक है। देखो फिर से समझो, हु इज होल्डिंग कंपनी? द कंपनी व्हिच कंट्रोल्स अनदर कंपनी, which one is subsidiary company? The company which is getting controlled by another company, ये दोनों क्लियर है। जो कंट्रोल करता है वो क्या है? जिसको कंट्रोल किया जाता है वो क्या है? एंड व्हाट इज कंट्रोल? कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करना। ये क्या होता है? अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके? इसके, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होगा कौन नहीं होगा ये डिसाइड कौन करता है? एच लिमिटेड। तो क्या बोलेंगे? ये होल्डिंग कंपनी है। इसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना? उसका 50% से ज्यादा किसके पास है? एच लिमिटेड के पास है। तो क्या कहलाएगा? होल्डिंग कंपनी। क्लियर है? कंट्रोल स्टैब्लिश करने का यही तरीका, मोर देन 50% इसके। अब आपको कुछ अलग नहीं लिखा, देखो ध्यान से, ठीक है ना। which the company having subsidiary company is known as holding company, ये लॉ तो डिफाइन ऐसे ही करता है। फिर सब्सिडियरी कंपनी को कहता है कंपनी
जिसमें होल्डिंग कंपनी ये काम करे, तो मैंने क्या कहा, ये सबको अलग कर दो, ये कंट्रोल होता है ये, बाकी तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता यहाँ से क्लियर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? यहाँ तक ओके हो गया। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 128, सुनो ध्यान से बस। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 128 कहां पे करोगे और कैसे करोगे? देखो कभी भी, अब इस पे कुछ नोट बनाने की जरूरत नहीं है, कभी भी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट ऐसे बनना चाहिए कि वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करे। ऑडिटिंग का भी सेम ऑब्जेक्टिव होता है। अब सुनो मैं समझा देता हूँ पूरा प्रॉपर तरीके से। कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना चाहिए। अगर ये नहीं करता है या करता है, यही चेक करने के लिए किसको बुलाया जाता है? ऑडिटर को। चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल समझो। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा तो क्या करेगा, वहां पे ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट होना चाहिए, यही तो है। और हो रहा है नहीं हो रहा है ये चेक करने के लिए क्या करा जाएगा? ऑडिटर को बुलाया जाएगा कि तुम बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये चीज है, और याद रखना यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होगा, इसमें नई बात तो है नहीं। और एक चीज जो कंपलसरी है वो क्या है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना? अच्छा एक बात और बता दो, सी इंटर में क्वेश्चन आया था, देयर वाज अ क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या था, केवल नाम लिख दिया था क्वेश्चन में, कंपनी का नाम लिख दिया था, केवल इतना लिख दिया था कि कंपनी का नाम लिख दिया था, इसकी वजह से प्रोविजन उल्टा अप्लाई हो गया। तो समझो कितने लेवल तक आईसीआई सोच सकता है। आईसीआई की सोच का कोई लिमिट नहीं है बेटा। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, वैसे तुम्हारे लेवल से ऊपर का, लेकिन मैं समझाता हूँ आईसीआई का सोचने का लेवल क्या है। देखो कंपनी अगर अजम्पशंस, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन से डेविएट करती है तो डिस्क्लोजर कंपल्सरी है। यानी अगर तुमने अक्रूवल फॉलो नहीं किया, समझो ध्यान से, अगर तुमने अक्रूवल को फॉलो नहीं किया, ठीक है, तो तुम्हें क्या कर देना है, नहीं करेगा चलेगा, बस क्या कर देना, डिस्क्लोज कर देना। ये प्रोविजन है कहां पे? एएस 1 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में। ये सिंपल प्रोविजन है कि अगर आपने अक्रूवल को फॉलो नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो क्या कर देना, और डिस्क्लोज कर दोगे तो तुम्हारे को अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अभी अभी हमने सेक्शन 128 पढ़ा, तो ये क्या कहता है, कौन से बेसिस पे बनेगा? तो बस क्वेश्चन में इतना हुआ था ना, कैसे, सुनो पूरा बता दो, नहीं बता, पहले बता दो, बोलने तो दो, बोल लेने दो, सुन दो पहले, वो भी बता दूंगा, क्यों उड़ रहे हो, सुनो। ठीक है, क्या बोला मैंने, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर देकर आप अक्रूवल से निजात पा सकते हो, अक्रूवल नहीं करोगे तो भी चलेगा। लेकिन अब क्वेश्चन में लिख दिया था बस इतना, एक्स लिमिटेड, जैसे ये कंपनी का नाम लिख दिया ना, कहता ये करके भी निजात नहीं पाओगे, सेक्शन 128 पे चले जाओ। सेक्शन यानी लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टैंडर्ड्स, यानी आपको यहाँ पे डिस्क्लोजर देने से काम नहीं चलेगा, ये आपकी अकाउंटिंग गलत मानी जाएगी। समझो ध्यान से, मतलब मैं कहता हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप आप चला रहे हो, ठीक है, आपने अक्रूवल कंसेप्ट नहीं फॉलो करना। अक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है समझो, करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर करंट ईयर में, किसी और ईयर का है तो किसी, क्लियर है, यही तो है। दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते थे 11th क्लास में, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। तो यहाँ कहता है कि अगर अक्रूवल बेसिस नहीं करना, कैश बेसिस करना चाहते हो, बिल्कुल कर लो, कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सब है, तो क्या करना है, डिस्क्लोज कर देना, हाँ मैंने ये फॉलो नहीं किया, क्लियर है। लेकिन कंपनी के केस में क्या है, कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है? अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करना। कौन कहता है, ये एएस नहीं कहता, कौन कहता है, सेक्शन 128 किसका, कंपनी एक्ट का। तो अब देखो गड़बड़ क्या हो गई थी, हम पूरे सेशन क्या पढ़ते हैं, लेट मी टेल यू, 2-3 साल पुराना बात है ये, पूरे सबने यही करा था, मतलब पूरे इंडिया के टीचर्स तक शॉक्ड थे कि आईसीआई की सोच देख सकते। हमने पूरी जिंदगी पढ़ा पढ़ाया, एएस1 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 कहता है अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन से डेविएट करते हो तो आप डिस्क्लोजर दे दो, काम हो जाएगा। ये हमने पढ़ाया था, बच्चों ने भी पढ़ा, बच्चों ने लिखा भी, पूरे ऑल ओवर इंडिया। और मैक्सिमम के सवाल को गलत कर दिया गया, सबके गलत थे, सबके, यूनिवर्सली, मतलब जितने लोगों ने एग्जाम, सबने गलत किया। क्यों? सबने एएस1 पढ़ा था, ध्यान में कहीं, अब आप सोचो ध्यान में कहीं था भी नहीं। जब सजेस्टेड आंसर रिलीज किया आईसीआई ने तो उसमें लिखा था
क्योंकि एक्स लिमिटेड लिखा है, अब नाम कुछ भी और लिमिटेड का, तो ये कंपनी है, और कंपनी के केस में एएस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, कंपनीज एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और सेक्शन 128 केवल अक्रूवल को फॉलो करवाता है। मजे की बात है ये ऑडिट में आया था, अकाउंट्स में आया था, इसलिए मैं बच गया बेइज्जती होने से, वरना पढ़ाया तो मैंने भी है, तो सच पढ़ा तो गलत क्या आज भी बोलता हूँ, बस जब ये क्वेश्चन याद आता तो जैसे ही पढ़ाता हूँ भाई फंडामेंटल अकाउंटिंग एसेंशियल, तो भाई पहले एक भी पढ़ ले, कंपनी लॉ पढ़ ले थोड़ी देर के लिए, सिंपल समझो। तो ये चीज है, आप समझो केवल और केवल ये नाम है, अगर नाम एक्स लिमिटेड की जगह लिखता एक्स वाई जेड एंड कंपनी, ये आपका पार्टनरशिप हो गया, फिर ये कंपलसरी नहीं, फिर तो सही था आंसर सबका। आप सोचो कितने लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कंपनी या नाम पे ध्यान देते हैं बिजनेस प्रीमाइस के, मुझे नहीं लगता कोई नहीं देता। तो देख लो आईसीआई कहां तक जा सकती है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा स्ट्रांग रखोगे तभी कुछ समझ पाओगे यहाँ पे। तो ये सब चीजें जो बता रहा हूँ इस पे ध्यान दो, और सारी चीजें बताओगे। मेरी क्लास में एक बात बता दो, अगर यहाँ पे ना 2 लाइन भी खींची होगी तो अगर उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा तो आई टेल यू, जरूर बताऊंगा, जबरदस्ती बताऊंगा, ये मेरा काम है। अगर यहाँ पे कोई भी वर्ड होगा तो इसलिए बोला बेटा शांत रहो, सब बताऊंगा, समय आने पे सब बताऊंगा, अप्रूवल बिना बताए तो जाऊंगा नहीं, अगर वर्ड आ गया तो बताए बगैर तो नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, या तो कोई डेडलाइन दे दूंगा भाई इस दिन बताऊंगा। तो मेरी क्लास में यही है भाई, आई एक्सप्लेन एवरी बिट ऑफ पॉइंट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा तो उसका भी पोस्टमार्टम करवाऊंगा, अगली क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन से शुरू हो जाएंगे। आज तो इंट्रोडक्शन है, फिर आता है सेक्शन 129। सेक्शन 129 कुछ नहीं करता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता क्या क्या, ट्रू एंड फेयर पिक्चर बनाना चाहिए, और उसी को शेड्यूल 3 गवर्न उसी के साथ रेगुलेट करता है। शेड्यूल 3 में क्या होता है, क्या क्या फॉर्मेट आते हैं सर, 2 चीजें, पहला क्या, शेड्यूल 3 में 2 चीजें आती है, आपने पढ़ा होगा, 11th 12th पास हो गया, 12th में तो पढ़ाया गया था, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पीएनएल का फॉर्मेट, थर्ड वाली बुक थी, तीसरी बुक थी एक, पहला चैप्टर था उसमें, हाँ ये क्या हो गया, अरे रेशियो वाली बुक थी, तुम सब 12वीं पास हो ना यार, पक्का, इस रिएक्शन से तो नहीं लग रहा, बुक देखी थी, हाँ सर, बहुत अच्छा बेटा, फिर तो इससे साबित हो तुमने अकाउंट्स नहीं लेता, अकाउंट तो तुम्हारा बहुत अच्छा हुआ तो। इतने इतने शिद्दत से, वो भी 20 नंबर प्रैक्टिकल के रहे होंगे, हाँ अच्छा, मुझे लगा कुल मिला जुला के 40 आए थे, क्योंकि 33 में पास होता ना, हाँ तो बस फिर भी 7 नंबर ज्यादा आते हैं, तो भी सही है मिनिमम, सब मेरे 14 नंबर आगे, कोई नहीं होता है, होता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले तुम्हारा परीक्षा दिया था, दिल साफ और दिमाग भी सेम, तो वो साबित हो रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बेटा फॉर्मेट बताया गया शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 3 में ये फॉर्मेट है, पहला पार्ट 1 जो है वो किसके लिए है, बैलेंस शीट के लिए, फिर पार्ट 2 भी होगा आगे, पार्ट 2 भी होगा, वो किसके लिए होगा, पीएनएल के लिए होगा, याद रखना। तो ये दोनों फॉर्मेट है, सर इससे क्वेश्चन आएगा नहीं जी, आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सर आप फिर क्यों पढ़ा रहे हो, आप ये फॉर्मेट जरूर देख लेना। वैसे तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 12वीं क्लास में आपको ये सब रटा होगा, सीए इंटर में तो आपको ये पूरा चैप्टर कराया जाएगा, और फॉर्मेट में इंक्लूड हुए एक एक शब्द को रटवा दिया जाएगा, एक एक शब्द का क्या मीनिंग है, सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अभी केवल आपको ये फॉर्मेट एक बार गो थ्रू कर लेना है, एग्जाम में जाने से पहले, जिस दिन एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले आपको इस फॉर्मेट को गो थ्रू कर लेना। क्यों कर लेना, क्योंकि अगर मान लो ट्रू फॉल्स या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया छोटा सा, और यहाँ पे हेडिंग सब हेडिंग से क्वेश्चन बना दिया, तो फिर क्या करोगे, उसका एक ही इलाज है, फॉर्मेट देखना, ठीक है बच्चे, यहां तक किसी को दिक्कत, आइए जरा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर देखते हैं अभी तक जो मैं पढ़ाया उतना समझ में आया नहीं आया, देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, यस नो, नो सर, क्या वर्ड यूज कर दिया, एवरी वर्ड यूज कर दिया, ध्यान तो पब्लिक कंपनी पे था, एवरी पे तो था ही नहीं। क्या हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो जरूरी है, नहीं ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रू नहीं है, क्या है, फॉल्स है। कभी भी क्वेश्चन पढ़ो तो एक एक वर्ड को ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्या है, शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, सही है गलत है, अभी ये सही है सर, ट्रू है, बिल्कुल सही है, क्लियर है सबका,
पक्का? नेक्स्ट, इट इज नॉट मैंडेटरी टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। ये सरासर गलत है। कहाँ आज की क्लास यहीं से शुरू हुई थी कि इनकॉर्पोरेशन क्या है, कंपल्सरी है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। क्या बात है, सही है। डेथ, इंसॉल्वेंसी और चेंज ऑफ मेंबर्स इफेक्ट द एग्जिस्टेंस। क्या इफेक्ट करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या प्रोविजन था इस पे? गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, if the shares are fully paid up by shareholder, he is subject to no further liability। अरे पूरा पे कर दिया। पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी। पब्लिक कंपनी के पास रिस्ट्रिक्शन होता है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये क्या, ये सवाल है, खुद ही जवाब है। शेड्यूल 1 देखो ध्यान से, अभी आपने बोला ना कहां कहां आ सकता है, देखो इधर देखो। शेड्यूल 1 गिव्स द प्रो फॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट। कौन सा शेड्यूल था बेटा? शेड्यूल 3। ठीक है। नेक्स्ट आ गया शेड्यूल 3, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अगर इसका जवाब मिल गया तो ये भी खत्म हो गया। क्या है ये? क्योंकि शेड्यूल 3 क्या बताता है? बैलेंस शीट नहीं भाई, फॉर्मेट, प्रो फॉर्मा ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी बोला करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला करो, क्योंकि शेड्यूल 3 के कितने पार्ट बताए मैंने? दो। पहला पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, पीएनएल अकाउंट। तो दोनों बताता है शेड्यूल 3। अब यहाँ पे केवल ये लिखा होता है गिव्स द प्रो फॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट, तो देता तो है ना, ये थोड़ी ना कह रहा कि ओनली बैलेंस शीट। ओनली बैठ जाता तो ये भी गलत हो जाता। फिर भी आइए लास्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी ट्रू एंड करेक्ट एज पर कंपनीज एक्ट। ऑब्वियसली यार। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताइए जरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी। देखो, अगर एक्सेप्शनली अलाउड होता कंपनीज एक्ट में तो क्या ये ऑप्शन बनता? बोलो। अभी तुम्हें मैंने बताया, फीचर बताया कंपनी का, और कंपनी के फीचर में क्या पढ़ाया था? लिमिटेड लायबिलिटी। और तुम लोग क्या कर रहे थे? नहीं नहीं सर, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, वो एक्सेप्शनल सिचुएशन है, उसको काउंट नहीं करोगे। नेक्स्ट, ये बताओ। तो नॉट लेस देन 51% है तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छे जा रहे हो, सही जा रहे हो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड हैज प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। ये देखो यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड इंडिया है, ये गलत हो गया, सही ना? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ये। और लास्ट वाला इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, फिर से हो गया इन इंडिया, गलत है। फॉरेन कंपनी के लिए क्या होना चाहिए? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ प्राइवेट कंपनी? ध्यान देना, किसकी फीचर नहीं है? रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट्स। फीचर है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है ना, बताया। नो पब्लिक इश्यू बताया था। नेक्स्ट, डजंट रिस्ट्रिक्ट द मेंबर्स टू एनी। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन नहीं होता नंबर ऑफ मेंबर्स पे, होता है ना? तो ये फीचर हुआ, यही हुआ ना ऑप्शन। जो डजंट इन्वॉल्व पार्टिसिपेट, क्या पब्लिक में इन्वॉल्व होता है? नहीं होता, ये तो सही है। फिर तो हमारा ऑप्शन क्या है? ये वाला चाहिए था। बताइए, अंडर शेड्यूल 3 of the company's assets and liabilities are to be disclosed based on। अब बताओ, जिसको फॉर्मेट जिसने नहीं देखा कभी जिंदगी में, उसके लिए क्या पता चलेगा कहां से आएगा? तो ये होगा करंट एंड नॉन करंट एसेट। ठीक है ना? यही ये रीजन है। अब छोटा छोटा सा क्वेश्चन, एक दो नंबर आएगा, अब आप छोड़ के आओगे, फायदा क्या होगा? एक्यूमुलेशन तो इसी से होता है ना, धीरे धीरे। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रेस्क्राइब द फॉर्मेट कंटेंट ऑफ। कई बार डिस्कस किया, ये दोनों नहीं आते। A company is required to maintain its books of account, its registered office। याद रख लो, वो लाइन वहां पे लिखा हुआ था, ये नहीं होता। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके ऊपर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर। अब मैं इसके लिए आपको अभी दिखा देता हूँ एक चीज की कौन कौन नहीं रिक्वायर्ड है, ध्यान से देखना। इधर यू कैन फॉलो, ये आपके सिलेबस में नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मुझे पता था क्वेश्चन यहाँ आएगा। सेक्शन 129 इसको इंक्लूड नहीं करता।
जस्ट अ सेकंड। Now see this video. I think you it is visible. कौन कौन नहीं प्रिपेयर करता? पहला क्या लिखा है? ओपीसी। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूसरा कौन सा नहीं करता? ये भी नहीं करता। अच्छा तीसरा कौन नहीं करता? अरे गानों पे मत ध्यान दो। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? ना जो कंपनी केवल फॉर्मेलिटी कंपनी है ही नहीं, इनकम्प्लीट हो। तो ये बंदा है ना, जिंदा तो है लेकिन जिंदा नहीं है। अब मैं शराफत की जिंदगी जीऊंगा। ये वर्षों से पाला हुआ दिल के कोने में छुपाया हुआ मेरा सपना पूरा का है ना। तेरे लिए स्पेशल बिजनेस आइडिया। और तू खुद को पाल सकता है। अच्छा मैं भूल गया था गधा है। चलो देखो कितना सही आइडिया है। मैं बेकरी भी खोलूंगा, ब्रेड का बादशाह और आमलेट का राजा, बजाज हमारा बजाज। सो जस्ट रिमेंबर कौन कौन नहीं कर सकता। देखो कौन कौन नहीं कर सकता नहीं है, कौन कौन नहीं करने के लिए कंपलसरी किसके लिए नहीं है, मतलब कौन कौन कंपलसरी नहीं है क्या बनाने के लिए। अरे बताओ ना यार, आपके सिलेबस में कहीं है? नहीं है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन कौन नहीं प्रिपेयर करेगा? प्राइवेट कंपनी ये आएगा, ये देखो शायद तुमने ध्यान से पढ़ा नहीं। प्राइवेट के आगे क्या लिखा था? तो थोड़ा सा उसमें रेस्ट्रिक्शन था। प्राइवेट कंपनी ओपीसी तो नहीं कर सकता ना, ये तो क्लियर ऑप्शन था ना, विदाउट कोई एडजस्टमेंट। यहाँ पे क्लियर था ओपीसी डजंट रिक्वायर, है ना। नहीं करना, देखो करना चाहे तो कोई भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डजंट रिक्वायर का मतलब ये नहीं करेगा, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी के साथ क्या था? एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हैं, कर सकता है। पब्लिक कंपनी ये तो कंपल्सन में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी आर प्रिस्क्राइब्ड बाय, बताओ यार। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, अरे शेड्यूल 3 में ही आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है। वैसे क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है, बात लिखनी थी कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वही बात है, टेंशन ना लो। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ करंट एसेट, बताओ कौन सा है? इन्वेंटरीज करंट एसेट होते हैं, इंटेंजिबल्स नहीं होते। चलो बढ़िया। नेक्स्ट, अर्निंग पर शेयर। अब देखो कहां से आ गया अर्निंग पर शेयर, जिसने फॉर्मेट देखा है केवल उसी को आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बट मैं बता दे रहा हूं अर्निंग पर शेयर कहां डिस्क्लोज होता है? पीएनएल अकाउंट में। और एक बात बताओ मेरे भाई, ये क्या बताता है? एसेट लायबिलिटी, अर्निंग से कोई मतलब है इसका। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? फ्लो ऑफ कैश बताता है, इसको भी अर्निंग से कोई लेना देना नहीं। तो बचा क्या? वैसे भी आंसर निकाल सकते थे। फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, बताओ। लार्ज कंपनी। तो देखो इतने एग्जांपल, इतने क्वेश्चन के साथ जो मैंने आज डिस्कशन करा है, मुझे लगता है क्लियर होगा। नहीं है कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। 2 मिनट का समय देता हूं, तब तक मैं इसको पैकअप करता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है। बताए